हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका आपके यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। यह हमारा एनटीपीसी का स्पेशल बैच है जिसमें हम इतिहास को पढ़ रहे हैं। इतिहास में अभी तक हम लोगों ने एंसेंट हिस्ट्री ख़त्म कर दी है और आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और तराइन के प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, ये हार गया। पृथ्वीराज चौहान से जब इसने तराइन का प्रथम युद्ध हारा तो इसने हार नहीं मानी। इसने दोबारा फिर से आक्रमण किया और जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में कहा गया, उसमें ये पृथ्वीराज चौहान को हराने में कामयाब हो गया और भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी। ये मोहम्मद गौरी जो था, इसका वास्तविक नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम था। 1175 ईस्वी में उसने मुल्तान एवं उच्च पर आक्रमण किया और 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात का शासक सोलंकी वंश का भीमदेव द्वितीय हुआ करता था। मोहम्मद गौरी जो था वह इसके अधीन एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। मोहम्मद गौरी ने 1193 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक बन चुका था। भारत पर पहला आक्रमण इसी ने किया। अगर पूछा जाए भारत पर पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी ने किसके विरुद्ध किया, तो भारत पर पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तानों के विरुद्ध किया था और भारत पर दूसरा आक्रमण भी मोहम्मद गौरी द्वारा किया गया था, जिसे गुजरात पर किया, पाटन में 1178 ईस्वी में। अब यहाँ से मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज राज चौहान को हरा देता है तो इसने मुस्लिम शासन की स्थापना की। इसी को मुस्लिम सल्तनत का स्थापक माना जाता है, मुस्लिम सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गौरी के द्वारा तराइन के 2 युद्ध तो लड़े गए, साथ ही इसने एक चंदावर का युद्ध भी लड़ा था 1194 ईस्वी में, जो गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें गौरी का ही विजय हुआ था। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 2006 को कर दी गई थी। जब ये मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेश पर शासन कर बाहर अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट रहा था, तभी इसकी मृत्यु हो गई थी और इसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो उसमें कई सारे वंश शामिल हुए, जैसे मामलुक वंश या गुलाम वंश जिसे कहा जाता है। फिर उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश आया। जब गुलाम वंश, सबसे पहला जो वंश है गुलाम वंश, इसे मामलुक वंश कहा जाता है। गुलाम वंश का सबसे पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही गुलाम वंश का फाउंडर माना जाता है, जो 1206 से 1210 तक शासन किया था। अगर पूरा देखा जाए गुलाम वंश तो 1206 से 1290 तक चला था, जिसके कई शासक हुए गुलाम वंश में, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश का नाम आता है, तो इल्तुतमिश को गुलाम वंश का रियल फाउंडर कहा जाता है। अगर पूछा जाए गुलाम वंश का फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन अगर गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है तो इल्तुतमिश को माना जाता है। इसने 1211 से 1236 तक शासन किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है 1236 ईस्वी में, लेकिन वह काबिल नहीं था। उसके अंदर काबिलियत न होने के कारण उसकी माँ उसकी गद्दी को संभाल रही थी। अमीरों ने उसका विरोध किया और रजिया बेगम को गद्दी में बैठा दिया गया। रजिया बेगम 1236 ईस्वी से 1240 तक शासन करती हैं। रजिया बेगम के बारे में कहा जाता है कि वह पहली मुस्लिम शासिका थी जिन्होंने राज दरबार में कदम रखा था बिना पर्दे के। वह पर्दा नहीं करती थी, वह कोट पैंट पहन के दरबार में आ जाया करती थी। रजिया बेगम की मृत्यु के बाद अब बारहम शाह आया। बारहम शाह के बाद अलाउद्दीन के बाद नसरुद्दीन और बलबन, फिर कैकुबाद, और जो गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक है उसे शमसुद्दीन क्यूमर्स के नाम से जाना जाता है, जो 1287 से 1290 तक शासन किया। इन सब के बारे में एक एक करके अभी हम आराम से डिस्क्राइब करेंगे। शांति से वीडियो को देखिए। अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश जैसा आपको दिखाई दे रहा है 1290 से 1320 तक AD तक चलता है। खिलजी वंश में तीन शासक हुआ करते थे। एक जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी, और जो सबसे लास्ट में आया वह कुतुबुद्दीन मुबारक के नाम से जाना जाता है। फिर आता है तुगलक वंश 1320 से 1414 AD तक चला।
तुगलक वंश में 4 शासक हुए, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और कई अन्य छोटे छोटे शासक हुए जिनकी कोई बहुत ज़्यादा लंबे समय तक शासन नहीं रहा, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जो था उसी ने 1351 से 1388 तक शासन किया था। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि 1414 तक आते आते तुगलक वंश समाप्त हो गया था। फिर आता है सैयद वंश। सैयद वंश में खिर्ज खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह ये शासक हुआ करते थे। फिर सबसे लास्ट जो आता है वो लोदी वंश आता है। लोदी वंश में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को ही दिल्ली सल्तनत, इब्राहिम लोदी से ही दिल्ली वंश भी समाप्त हो जाता है और दिल्ली सल्तनत का भी अंत माना जाता है। अब हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहला जो शासक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का पहला शासक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गद्दी पर बैठता है और गुलाम वंश की स्थापना करता है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। अर्थात इसने, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था और इसने गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम को फारसी में बंदगा नाम से भी जाना जाता है, बंदगा नाम से। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की और इसका जो राज्याभिषेक है वो 24 जून 2006 को लाहौर में ही किया गया था। कुतुबुद्दीन ने अनेक उपाधियां धारण की, जैसे मलिक, शिल्पा सलार, लाख बख्श और कुरान खान। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी पर बैठा तो इसके शासनकाल में बहुत सारे धन हुआ करते थे, तो इसने बहुत सारा धन लोगों में दान कर दिया, तभी से इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया। यह अक्सर पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन के द्वारा क्या क्या बनाया गया, तो कुतुबुद्दीन के द्वारा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो भारत का सबसे पहला मस्जिद था दिल्ली में स्थापित किया गया, और दूसरा इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। कुव्वतुल इस्लाम मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसने 27 मंदिर या फिर हिंदू मंदिर या फिर जैन मंदिर, यह कंफर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक जैन मंदिर को तोड़कर ही इसने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। इसे जैन इलावत खाना कहते थे पहले के ज़माने में, कुछ लोग यह बातें बताते हैं। फिर इसने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया। यह 2.5 दिन का झोपड़ा भी एक मस्जिद है, और इसका 2.5 दिन का झोपड़ा जो नाम पड़ा वह इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि यह 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गया। कुछ लोग यह कहते हैं कि यह झोपड़ा 2.5 दिन में ही बनकर तैयार हो गया, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक मेला लगता है जो 2.5 दिन का मेला लगता है, इसीलिए अलेक्जेंडर कनगिम्मन ने 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में कहा कि यहाँ पर अजमेर की महान मस्जिद के रूप में बताया कि यहाँ पर एक मेला लगता है 2.5 दिन का, इसीलिए इसका नाम, जो पंजाब में शाह पीर का मेला लगता है, इसीलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया। अगर पूछा जाए 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया, तो अफ़गानिस्तान का एक डिज़ाइनर था हैरात के अबू बकर। हैरात, अफ़गानिस्तान के हैरात प्रांत का एक अबू बकर नाम का डिज़ाइनर था, जिसके द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वह डिज़ाइन किया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा भी हिंदू मंदिरों को ही जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। सबसे लास्ट में इसने एक कुतुब मीनार बनाया, यह आप सभी को पता होगा, जो दिल्ली में स्थापित है। कुतुब मीनार को इसने पूरा नहीं बनवा पाया था। कुतुब मीनार आपको पता है कि 5 भागों में बटा हुआ है, 5 भागों में, तो इसने केवल 3 बिल्डिंग तक ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। आगे चल के समय समय पे इल्तुतमिश और लोगों के द्वारा इसका जो है फिर से पुनरुद्धार करवाया जाता है। कुतुब मीनार अफगानिस्तान में स्थित जाम मीनार के से प्रेरित है। अफगानिस्तान में एक जाम मीनार हुआ करता था, उसी से कुतुब मीनार का, उसी को देखकर इसके मन में कुतुब मीनार बनवाने की इच्छा आई थी। वह केवल ईंटों से बना हुआ अब तक का सबसे बड़ा मीनार है कुतुब मीनार। इसकी तब उस समय की लंबाई जो थी वह 2.5 मीटर की थी, और इस समय अगर देखा जाए इसकी लंबाई तो लगभग 250 मीटर की हो चुकी है, क्योंकि उस समय 3 ही मीनार बने थे और आज 5 मीनार बनकर तैयार हो गए हैं। ईंटों से बनी यह सबसे ऊंची मीनार थी उस टाइम की। इसमें 369 सीढ़ियाँ सर्पिलाकार में हुआ करती थी। यह दिल्ली के महरौली क्षेत्र में स्थित है। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ और बात करें तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को इसने ही ध्वस्त किया था, और इसमें इसकी जो सहायता की थी वह इसके सेनानायक बख्तियार खिलजी ने की थी। इसकी बहन जो थी वह नसरुद्दीन कुब्जा
से इसने अपनी बहन की शादी कर दी थी और इसकी जो दूसरी पुत्री थी उसकी शादी इसने इल्तुतमिश से कर दिया था। ऐबक सुल्तान के रूप में 2008 में मान्यता मिली। यह जो इसने कुतुब मीनार बनवाया था इसको यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में भी जाना जाता है। ऐबक ने गौरी की हत्या भारतीय सल्तनत में मलिक एवं शिल्पकार की हैसियत के पद पर कार्य किया था। हत्या के बाद ऐबक को हातिम द्वितीय की संज्ञा दी जाती है। इसे दानशीलता एवं उदारता के कारण भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो अर्थ है, अगर कुतुबुद्दीन ऐबक का केवल अर्थ जानना है तो कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ चंद्रमुखी है। कुतुबुद्दीन के बेटे का नाम आराम शाह था। कुतुबुद्दीन की मृत्यु 2010 में चौगान खेलते समय, चौगान जिसे आप पोलो के रूप में जानते हैं, यही पोलो खेल रहा था और घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु के बाद इसे लाहौर में दफना दिया गया था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है तो इसके बेटा शासन करता है जिसका नाम आराम शाह है। आराम शाह गद्दी पर ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाता है। 2010 में इसको बैठाया जाता है और यह महज 8 महीने तक ही सिंहासन पर रहता है। इसकी हत्या इल्तुतमिश द्वारा कर दिया जाता है। इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था उसके द्वारा आराम शाह की हत्या कर दी जाती है और इल्तुतमिश खुद गद्दी पर बैठ जाता है। इल्तुतमिश मामलुक वंश का सबसे तेज, सबसे बुद्धिमान और सबसे काबिल शासक था। इसी अगर गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में शमसुद्दीन इल्तुतमिश को ही जाना जाता है। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में इसे जाना जाता है। इसने अपनी राजधानी जो है वह लाहौर से परिवर्तित कर दिल्ली लेकर चला गया था। इसी ने सबसे पहले दिल्ली में जो है राजधानी बनाई थी। इन्होंने भारत में शुद्ध अरबी मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की थी। इन्होंने कई सिक्के भी चलवाए, जैसे टांका जो चांदी से बना हुआ होता था, जीतल जो तांबे का बना हुआ होता था। इन्होंने सिक्के चलवाए। इल्तुतमिश इन्होंने भारत में पहली बार इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। जो सैनिकों को भूमि अनुदान किया जाता था उसे इक्ता प्रणाली कहा जाता था। इन्होंने तुर्के चहलगमी प्रणाली की स्थापना की जो 10 दास सदस्यों का समूह था। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में बहुत सारे काम करवाए थे। इल्तुतमिश तुर्कानी का इलम्बरी तुर्क था, इलवारी तुर्क था और इसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। सुल्तान बनने से पूर्व एवं ऐबक की मृत्यु से पूर्व इल्तुतमिश बदाऊं के सूबेदार के पद पर काम करता था। सूबेदार जिसे हम आज की भाषा में गवर्नर कह सकते हैं। इल्तुतमिश सूबेदार की पद पर उस समय बदायूं में तैनात था, काम कर रहा था। इसने जो चहलगामी या 40 दल जिसे हम कहते हैं, 40 गुलामों का दल था, इसने ही स्थापित किया था जिसे तुर्काने चहलगामी नाम दिया था। प्रारंभ में इल्तुतमिश को एल्दोत, ऐबक का जो ससुर था एल्दोज और कुब्जा से सामना करना पड़ा था। 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने एल्दोज को तराइन के मैदान में पराजित कर दिया था। पहला शासक था। इसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खिलाफ से सुल्तान पद की वैधानिकता स्वीकार कर ली थी। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला यह इल्तुतमिश ही हुआ करता था। मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह का निर्माण भी इल्तुतमिश ने ही करवाया था। इक्ता व्यवस्था का मतलब है इक्तेदार मुक्ता या वली के नाम से जाना जाता था। भारत में पहला मकबरा इसी ने बनवाया था। किसका मकबरा बनवाया था? तो इसने मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह और एक मकबरा बनवाया था। चंगेज़ खान ने भारत पर 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय पर ही आक्रमण किया था। मध्य एशिया में मंगोलों का नेता चंगेज़ खान हुआ करता था। चंगेज़ खान कौन था? तो वो मध्य एशिया में मंगोलों का नेता था और इसने 1221 ईस्वी में जब इल्तुतमिश गुलाम वंश में शासन कर रहा था तो इसने भारत पर आक्रमण कर दिया था। मंगोलों के प्रथम आक्रमण से भारत को इल्तुतमिश ने ही बचाया था और इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी अप्रैल के महीने में हो जाती है। इल्तुतमिश ने अब पुत्री जो थी रजिया बेगम, इल्तुतमिश ने इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, परंतु वह महिला थी इसलिए अमीरों ने उनको स्वीकार नहीं किया और रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाया। इसके बारे में हमने आपको कुतुब मीनार के बारे में बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे रुकनुद्दीन फिरोज। यहाँ पर कुतुब मीनार के बारे में देख लीजिए कि इल्तुतमिश जो था उसने कुतुब मीनार को पूरा करवाने का कार्य किया था। अगला शासक जो है हमारा वह रुकनुद्दीन फिरोज है। रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का ही पुत्र था। इसका नाम फिरोज था। फिरोज
इल्तुतमिश के बाद जब गद्दी पर बैठा, लेकिन वह एक अयोग्य शासक था, इसलिए शासन की बागडोर उसकी मां शाह तुर्कान के हाथ में थी। शाह तुर्कान कौन थी? तो इल्तुतमिश की पत्नी और रुकनुद्दीन फिरोज की माँ थी। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई और रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा तो वह शासन नहीं चला पा रहा था, इसलिए उसकी माँ शाह तुर्कान ने अपने हाथों में शासन ले लिया और शासन अपने बेटे को गद्दी पर बैठाकर कार्यभार देख रही थी। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटा दिया और रजिया को सिंहासन पर आसीन कर दिया था। रजिया, अब आता है रजिया। रजिया 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठती हैं। वह भारत की पहली और एकमात्र मुस्लिम शासिका हैं। उनके पहले ना कोई मुस्लिम शासिका भारत में थी और ना उनके बाद ही कोई मुस्लिम शासिका भारत में आई हैं। रजिया सुल्तान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। जैसे 1224 ईस्वी में रजिया एक साजिश का शिकार हो गई और कैथल के पास उसे मार दिया गया। रजिया के बाद शासक बहिर शाह, मसूद शाह और नसरुद्दीन मोहम्मद थे। रजिया पहली एवं अंतिम मुस्लिम शासिका थी। पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह कोट एवं टोपी पहनकर खुले मुंह से दरबार में जाने वाली यह शासिका थी। रजिया ने मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त कर दिया था। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से उससे जो अमीर लोग थे वह इसके विरुद्ध हो गए थे और उसे बंदी बनाकर दिल्ली ले गए थे। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी। शादी के बाद रजिया 2 बार गद्दी पाने की कोशिश की पर असफल हुई या जीत नहीं पाई थी। उसके बाद कैथल हरियाणा में जो स्थित है वहाँ पर इनकी 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा, ऐसा कहा जाता है कि डाकुओं के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई, डाकुओं ने इन्हें मार दिया, पर यह एक साजिश का शिकार हो गई थी। बारहम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 में कर दिया जाता है। बारहम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है। अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में यहाँ बहुत ज़्यादा जानकारी तो प्राप्त नहीं होती है, पर यह कहा जाता है कि अलाउद्दीन मसूद शाह बारहम शाह का उत्तराधिकारी था। मसूद शाह ने बलवन को अपना हमीर आजिब बनाया था। बलवन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया था। नसरुद्दीन मोहम्मद जब 1246 में गद्दी पर बैठता है तो नसरुद्दीन मोहम्मद ने राज की समस्त शक्तियां बलवन को सौंप दी थी, क्योंकि बलवन एक शक्तिशाली शासक था और नसरुद्दीन मोहम्मद के बारे में यह कहा जाता है कि वह बहुत सिंपल शासक था। वह टोपियां सिलकर अपना जीवन यापन करता था। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलवन को उलुग खां की उपाधि भी प्रदान की थी। बलवन ने अपनी पुत्री की शादी नसरुद्दीन मोहम्मद से कर दी थी। नसरुद्दीन ऐसा सुल्तान था जो टोपियां बनाकर अपने जीवन का निर्वाह करता था। 1259 ईस्वी में मंगोल नेता हलाकू ने के साथ समझौते पर बलवन ने पंजाब में शांति स्थापित की थी। 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलवन उत्तराधिकारी बन जाता है। अब हम जानेंगे बलवन के बारे में। जब नसरुद्दीन की मृत्यु हुई तो गद्दी के शासन पर बैठा बलवन, यह भी एक बलवान शासक था। 1266 कहीं कहीं के पर 1265 भी लिखा है। 1265 में ही बलवन गद्दी पर बैठा था। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलवन था। उसने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज को अलग किया और वित्त विभाग दीवाने वारदात बनाया था। बलवन उसने घोषणा की कि राजा ईश्वर नियावत एक खुदाई का उप अधिकारी है और उसने सिजदा और पैबोस की प्रथा का परिचय दिया था। सिजदा उसे कहा जाता है जो पहले के समय में लोग राजा के पैरों में झुककर सलाम करते थे, उसे सिजदा, और पैरों को चूमकर सलाम करने की प्रक्रिया को पैबोस का नाम दिया था। बलवन उन्होंने कानून व्यवस्था की समस्याओं को बहाल करने से रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। उसे चालीसा के प्रभाव को समाप्त कर दिया। तो 40 दल इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था, 40 सैनिकों का दल, बलवन ने उसे समाप्त कर दिया था। उन्होंने अब फारसी त्यौहार नौरोज की भी शुरुआत की थी। यह पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि
नौरोज़ त्यौहार की शुरुआत किसने की? तो नौरोज़ त्यौहार की शुरुआत बलबन द्वारा ही किया गया था। बलबन जो है अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया था। तुर्कान चहलगमी का विनाश करने वाला भी बलबन ही था। बलबन ने 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली पर गद्दी पर बैठा था। यह मंगोलों से दिल्ली को बचाया, इसने भी मंगोलों से दिल्ली को बचाया हुआ था। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्साह को प्रारंभ किया। अपने विरोधियों के प्रति कठोर एवं लौह रक्त नीति को अपनाया था। बलबन जो था वो नसरुद्दीन मोहम्मद से इसे उलुग खां की उपाधि प्राप्त हुई थी। बलबन के दरबारी कवि अमीर खुसरो जिसे भारत का तोता के नाम से जाना जाता है एवं अमीर हसन हुआ करते थे। उसने स्वयं को तुर्की के अफरासियाब वंश से जोड़ा हुआ था। बलबन फारसी आदर्शों को दरबार में लागू किया करता था और फारसी परंपराओं में ही इसने सिजदा और पैबोस की शुरुआत की थी। बलबन द्वारा कुछ केंद्र भी स्थापित किए गए थे, जैसे दीवाने बरीद, गुप्तचर विभाग या बलबन द्वारा ही बनाए गए थे। बलबन ने अपने जो इसके शासनकाल में जो सिक्के बने थे उसने सिक्कों पर खलीफा को अंकित करवाया था। 1285 ईस्वी में मंगोलों ने तैमूर के नेतृत्व में पंजाब पर आक्रमण किया। बलबन ने अपने बेटे महमूद को इस आक्रमण के लिए भेजा हुआ था, परंतु वह मारा गया। वह इलबरी जाति का था। बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन बख्शी खरीदकर दिल्ली ले आया था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद इसे खरीद लिया था। बलबन को रजिया के शासनकाल में अमीर शिकार पद पर बलबन तैनात हुआ करता था। बंगाल की राजधानी लखनौती को बलबन के समय विद्रोह का नगर कहा जाता था। बंगाल के विद्रोही सरदार तुगलक खां को मलिक मुकदीर ने पकड़ा हुआ था। मेवाड़ियों के विद्रोह का दमन बलबन ने किया था। बलबन के बारे में यह कहा जाता था कि यह दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था और कुरान को नियमानुसार हमेशा पढ़ा करता था। बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर जो शासन करता है वह कैकुवाद करता है। कैकुवाद के बारे में कहा जाता है कि वह बलबन का उत्तराधिकारी था। कैकुवाद का सेनापति गैर तुर्क सरदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। कैकुवाद को लकवा मार जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वह लंबे समय तक शासन नहीं कर पाता है। कैकुवाद के बारे में एक बात और कही जाती है कि अत्यंत विलासी एवं कामुक प्रवृत्ति का हुआ करता था। अब सबसे लास्ट और गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक जो था वह शमशुद्दीन क्यूमर्स हुआ करता था, जो 1290 AD में गुलाम वंश पर शासन किया। यह गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक था। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर इतना कहा जाता है कि यह गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक था। यहाँ पर गुलाम वंश खत्म होता है और खिलजी वंश की नींव पड़ती है। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी अफगानिस्तान के हेलमत नदी के तटीय क्षेत्रों में रहने वाली जाति हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश का नींव डाला था। 13 जून 1290 ईस्वी में इसने क्यूमर्स जो मुगल वंश का अंतिम शासक था उसकी हत्या कर दी थी और खिलजी वंश का स्थापना किया था। खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। जलालुद्दीन का नाम मलिक फिरोज था। जलालुद्दीन ने अपनी राजधानी किलकोरी, जो दिल्ली के पास ही स्थित एक राज्य है, एक शहर है किलकोरी, उसको इसने अपनी राजधानी बनाई हुई थी। जलालुद्दीन ने अपने पुत्रों को खाना, अलकरी खां एवं कद्र खां की उपाधि प्रदान की हुई थी। जलालुद्दीन ने 1290 ईस्वी में कड़ा मणिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाया था। जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजे, जो उसका भतीजा था वही उसका दामाद भी था, के द्वारा कर दी जाती है। इलाहाबाद के ही समीप अलाउद्दीन खिलजी, जो उसका भतीजा और दामाद हुआ करता था, 1296 ईस्वी में इसके द्वारा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी जाती है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी खुद सुल्तान बनकर गद्दी पर बैठता है 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन करता है। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनता है। अलाउद्दीन खिलजी का प्रारंभिक नाम जो था वह अली गुरसाब के नाम से जाना जाता था। यह इसके बचपन का नाम हुआ करता था। वह दिल्ली के पास तुर्की सुल्तान थे जिन्होंने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था।
कौन था? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन 1303 ईस्वी में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने बाजार को विनियमित करने के लिए दीवाने रियासत, जिसे हम वाणिज्य विभाग के कॉमर्स डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं, और सहनाई मंडी, जिसे हम मार्केट ऑफिसर कहते हैं, उसकी नियुक्ति की हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। यह पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन है, तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का कवि हुआ करता था। अमीर खुसरो, जिसे हम भारत के तोता के नाम से भी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में ही करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभिक सफलता के बाद इसने सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण करवाई थी। सिक्कों पर जो तारीख लिखने की प्रथा है वह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही शुरू किया गया था। मद निषेध, जुआ खेलने एवं भांग खाने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। इसका पहला अभियान गुजरात पर 1298 ईस्वी में बहलोल शासक राय कर्णदेव पर था, जिसे जीतकर इसने वहाँ की जो रानी थी कर्णदेव की पत्नी कमला देवी, उनसे शादी कर लिया था। नुसरत खान ने एक हिंदू हिजड़े मलिक कफूर को 1000 दिनार में खरीद लिया था, जिसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। वह इसी के शासनकाल में यह काम हुआ था। अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को मलिक नायाब की उपाधि दी हुई थी। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक कफूर 35 दिनों तक शासन करता रहा। अलाउद्दीन के समय में मेवाड़ का शासक राजा रतन सिंह हुआ करते थे। मेवाड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने मेवाड़ का नाम बदलकर इसका जो पुत्र था खिर्ज खां, उसके नाम पर मेवाड़ का नाम खिरजाबाद रख दिया था। अलाउद्दीन ने सीरी में अपनी राजधानी बनाई और इसने सर्वप्रथम डाक सेवा की भी शुरुआत की। सल्तनत काल में सर्वप्रथम डाक सेवा की शुरुआत किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा डाक सेवा की शुरुआत की गई। अलाउद्दीन ने ही सैनिकों को नगद वेतन और अस्थायी रखने की नींव रखी थी। इसके समय में एक घोड़े को दागने की प्रक्रिया होती थी, घोड़ों पर मुहर लगाई जाती थी और सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था। जो घोड़े थे वह लोगों के द्वारा बेच लिए जाते थे, जिससे पता चल जाए कौन सा घोड़ा किस राजा की है और वह बाजार में बिके ना, इसलिए इसने घोड़ों पर मोहर लगवाने का काम शुरू करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही भू राजस्व दर को बढ़ाकर 1/2 भाग कर दिया था। इसने सहनाई मंडी, दीवाने रियासत, सराय अदल, बारिदे मंडी और मुन्हैया गुप्तचर की स्थापना भी इसने करवाई थी। और इसने अपने शासनकाल में बहुत सारे काम करवाए थे। इसके शासनकाल में मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया था। 1297 से लेकर 1306 ईस्वी के बीच अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया था। पहली बार मंगोलों का आक्रमण 1297 ईस्वी में हुआ था और सबसे आखिरी जो आक्रमण था वह 1306 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का जो विजय अभियान था वह उत्तर भारत में गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, धार, चंदेरी, सिवान और जालोर से शुरू हुआ था और दक्षिण भारत में इसने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मालाबार पर पूरा अधिकार कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद गद्दी पर बैठता है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी वंश का अंतिम शासक था और ये खलीफा के आदेश को नहीं मानता था। इसने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया था। इसके नग्न स्त्री पुरुष की संगत इसको बहुत ज़्यादा पसंद थी। ऐसा कहा जाता है, ऐसा भी कहा जाता है कि यह दरबार में कभी कभी स्त्रियों के कपड़े पहनकर आ जाता था। बर्नी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुबारक शाह खिलजी जो था वो दरबार में कभी कभी नग्न होकर भी घूमता रहता था लोगों के बीच, दरबारियों के बीच। मुबारक शाह का पूरा नाम कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी थी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। खुसरो खां की हत्या गाजी मलिक, जिसे गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं, इसने खुसरो खां की हत्या कर दी और खुद तुगलक वंश की स्थापना की। मुबारक शाह की जो उपाधियां थी वह अल इमाम उल और इमाम खियात उल अल्लाह के नाम से इसे जाना जाता था। इसके बाद शुरू होता है तुगलक वंश।
तुगलक वंश को हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा पहले की भी वीडियो देख लें जिसमें हमने आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी हुई थी। जैसा आप सभी को पता है, यह हमारा NTPC का रिवीजन बैच है, इसलिए हम इसमें इतना जल्दी बोल रहे हैं। इसके बाद हम अपना इतिहास का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने बायोलॉजी और इकोनॉमिक की स्टार्ट की हुई है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।